सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम है आप लोग का, जो 5 जुलाई को लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग फिर से मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन आप लोग के दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और हर प्रैक्टिस सेट की तरह इसमें भी आप लोग के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। बाकी जो कैंडिडेट इसका फॉर्म नहीं भरे हैं, टाइम रहते भर लीजिएगा, और जो कैंडिडेट भर दिए हैं और अगर कोई फॉर्म भरने में गलतियां हो गई है तो उसके लिए मैं कल के वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूंगा बीच में कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें आप लोग का फिर से टारगेट 20+ का है। देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं जो 20+ ला पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये मैंने PDF के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी दे दी है, तो बार बार मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। बाकी जिनको नहीं पता होगा, नए कैंडिडेट हैं, वो दूसरे प्रैक्टिस सेट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क? ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण। बताइएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर टिक करना है आपको। रॉकेट के काम करने का सिद्धांत क्या होता है? तो रॉकेट के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर काम करता है, और ये मैंने पहले आपको बताया भी है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कारण क्या है, ये कैसे लागू होता है? तो देखिए, जब रॉकेट उड़ान भरता है तो इसमें जो ईंधन होता है इसका संवेग 0 होता है, मोमेंटम 0 होता है, और इस पूरे सिस्टम के कुल संयोग को 0 बनाने के लिए रॉकेट को उसी के अनुपात में आगे की ओर एक वेग मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। इसके कारण जैसे जैसे ईंधन जलता है, गैस तेज़ी से बाहर निकलती है और रॉकेट की रफ्तार ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। ऊर्जा संरक्षण क्यों नहीं है? ऊर्जा संरक्षण होता क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, ये आपने पढ़ा है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और नहीं इसे नष्ट किया जाता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है, लेकिन ये रॉकेट के आगे बढ़ने का मुख्य कारण नहीं हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? मास कंजर्वेशन, ये भी वही चीज़ है कि द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता है। रॉकेट का द्रव्यमान ईंधन जलने के साथ घटता है, पर गति का सिद्धांत नहीं है। अच्छा, कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं होगा? तो ये तो घूर्णन गति के लिए लागू होता है, रोटेशनल मोशन के लिए लागू होता है, जबकि रॉकेट जो होता है ये लीनियर पाथ में आगे बढ़ता है, सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रेखीय संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? यानी कि किरचॉफ का जो धारा नियम है ये किसके ऊपर काम करता है? ऊर्जा, संवेग, आवेश या फिर द्रव्यमान? क्या होता है किरचॉफ लॉ? ये आपने पढ़ा है 12th में। किरचॉफ आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, इसका नियम क्या होता है? तो देखिए, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जहाँ जंक्शन होता है, यानी कि जहाँ तार जुड़ते हैं, इस पर जो आने वाली धारा होती है और इसका जो योग होता है, यानी कि सभी आने वाली धाराओं का जो योग होता है, ये जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इतना तो पता है। अब यहाँ पर आप लोग को विद्युत धारा के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, आवेश के बारे में समझाने की ज़रूरत है नहीं। पहला नियम, दूसरा नियम ये आपने पढ़ा ही है, जंक्शन नियम, लूप नियम, वोल्टेज नियम, समझाने की ज़रूरत है नहीं। पहला जो नियम है ये आवेश संरक्षण पर काम करता है, दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? किरचॉफ का धारा नियम किस पर काम करता है? तो ये आवेश के संरक्षण पर काम करता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेसिबल ये किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता, एक्सरे की विकिरण शक्ति, ध्वनि की तीव्रता या फिर विकिरण की ऊर्जा? डेसिबल किसकी इकाई है? यूनिट ऑफ, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, तो ये है ध्वनि की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। साउंड चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में पूछा गया है, कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, माइक्रोन में पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोग का माइक्रोन में, मीटर में, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो माइक्रोन में 10⁻⁻⁴ होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मीटर में कहे तो आपका हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 होता है मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? एसिड, बेस, सॉल्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक बार 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ आपको कराते चलेंगे। पालक, दही, इमली, सिरका, किस में होता है लैक्टिक एसिड? तो ये खट्टे दूध, दही में होता है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबको जानना जरूरी है, जैसे दही और खट्टे दूध अगर पूछा जाए तो लैक्टिक एसिड होगा, पालक पूछा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड,
इमली अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक और सिरका में एसिटिक एसिड। ये सारी आपको याद रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? इन विच ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? वैक्यूम में, गैस, लिक्विड, सॉलिड। हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, और हमें एक पढ़ रहे हैं, आपको दूसरा भी पढ़ लेना है। वैसे आप इंग्लिश को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? क्यों पढ़िएगा? क्योंकि आपका पेपर जो होगा उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आपको सही मिलेंगे, और हिंदी के जो क्वेश्चन हैं हो सकता है हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगा, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज होते हैं ना काफ़ी कठिन बनाए जाते हैं। इनका थोड़ा सा ट्रांसलेशन अलग ही प्रकार का होता है पेपर में। और बाकी मैं भी जो इंग्लिश है ये गूगल से ही ट्रांसलेट किया हूँ, तो आप देख लीजिएगा जो भी है इसमें क्वेश्चन का आंसर। बाकी मैं आपको हिंदी में बता ही रहा हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि कल एक प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया था कि जो दूर बिंदु होता है और निकट बिंदु होता है, ये कितना होता है, मैंने उसमें इन्फिनेटिव अनंत और 25 सेंटीमीटर सबसे नज़दीक में बताया था। आप पिछला वाला प्रैक्टिस सेट देखिएगा, जो कैंडिडेट देखे होंगे उनको पता होगा। और उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट गलत कर दिया था गूगल ट्रांसलेट वाला, तो कई कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर गलत है। हालांकि मैंने जो हिंदी में क्वेश्चन दिया गया था वही चीज़ मैंने बताया है, उसमें गलत की बात है नहीं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा समझिएगा, दोनों आपको देखना होगा। तो ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है, मैक्सिमम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा होता है ये ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। क्यों होता है? ठोस में क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, ये एक दूसरे के पास बहुत पास से मजबूती से जुड़े होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके कारण क्या होता है, जब एक बहुत पास जुड़े रहते हैं तो कण तक ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत तेज़ी से, और इसी कारण से सबसे ज़्यादा सॉलिड में इसका स्पीड होता है साउंड का। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा इसमें नहीं होता है, वैक्यूम में होता है, ठीक है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? बताइए कौन सी इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कोई भी हमको विद्युत चुंबकीय तरंगे दिख नहीं रही है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते क्या है? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिसके लिए कोई भौतिक माध्यम, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी आवश्यकता होती ही नहीं है। ये निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती है। अच्छा, जैसे कि प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते क्या है? 12th जो कैंडिडेट हैं, जो पढ़े हैं साइंस में, फिजिक्स में, उनको सारी जानकारी है। उनको शायद बोरिंग हो रहा होगा कि ये क्या एक ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन देखिए, जो कैंडिडेट 10th करके अभी जस्ट इसका पेपर देंगे उनको तो इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो उनको बताना जरूरी है ना। समझिए विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन होते हैं, और इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब जो भी तरंगे हैं, वेव हैं, ये होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं ये फिर से आप देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से बैक करके, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? आसान क्वेश्चन है, 8th 9th में आप पढ़े हैं एटम्स के बारे में, और यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं ये इससे प्राकृतिक तत्व कहा जाता है, यानी कि नेचुरल एलिमेंट होते हैं। आपने पढ़ा भी है कि जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं, शुद्ध पदार्थ से बने होते हैं। बाकी कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सारी चीज़ें मैंने बताया भी है। बाकी पीडीएफ में आपको लाइन बाय लाइन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? वाई डज एन आयरन नीडल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर? क्या कारण है कि लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मच्छर जो हैं ये पानी के ऊपर कैसे तैरते हैं? लार्वा, जो मच्छर के लार्वा होते हैं पानी पर कैसे तैरते हैं? दोनों का एक ही कारण है, पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं, याद रखिएगा। सरफेस टेंशन राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कौन सा मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैस है? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन। और क्यों है इसके बारे में भी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोका कोला का स्वाद
खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? अच्छा, कोका कोला में खट्टा स्वाद जो होता है ये किस कारण से होता है, क्या चीज़ प्रेजेंस होता है इसमें? एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। कुल मिला के कौन सा एसिड इसमें मौजूद होता है? इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे कम होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम गलनांक, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है पारा मरकरी का। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है? परमाणु विघटन, परमाणु विस्फोट, परमाणु संलयन या फिर श्रृंखला अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अच्छा, होता क्या है परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन? बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जो होते हैं यानी कि न्यूक्लियस जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, बहुत ही उच्च तापमान और दबाव पर आपस में मिलकर एक भारी नाभिक जैसे कि हीलियम बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है इससे। ठीक है, परमाणु विखंडन के बारे में आपने पढ़ा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, सारा चीज़। अच्छा, परमाणु संलयन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यह हाइड्रोजन बम पर आधारित, हाइड्रोजन बम जो होता है इस पर आधारित होता है। परमाणु बम होता है ये परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस पर होता है? तो परमाणु संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। और परमाणु जो बिजली घर होता है ये परमाणु विखंडन पर आधारित होता है। ये सारी फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चारों पांचों जो क्वेश्चन आपको बताए बिल्कुल याद रखिएगा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मतलब कोयला से जो ऊर्जा निकलता है, एनर्जी फॉर्म होता है, इसे क्या कहा जाता है? कौन सी ऊर्जा निकलता है बाहर? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप अपने से खुद से सोच कर भी टिक लगा सकते हैं। कोयला जलेगा तो उससे हीट भी निकलेगी, तो हीट एनर्जी इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। या तो ताप ऊर्जा दिया रहेगा या तो थर्मल ऊर्जा दिया जाएगा, थर्मल एनर्जी, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम दे पाएँ। बाकी लगभग क्वेश्चन आप पहले से पढ़े ही हैं, ये मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको टारगेट देता हूँ इतना इतना सही करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अग्निरोधी वस्त्र किस चीज़ से बने होते हैं? तो अग्निरोधी जो वस्त्र होता है यानी कि जो क्लॉथ बनता है ये एस्बेस्टस से बना होता है। ये एक मटेरियल होता है और इस मटेरियल का यूज किया जाता है अग्निरोधी वस्त्र बनाने में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आग से बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? पूछा जाता है कि ध्वनि प्रकृति, उसका नेचर बताइए कैसा होता है। केवल अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है, या फिर दोनों में से कोई नहीं होता, या फिर अनुदैर्घ्य होता है। राइट आंसर टिक लगाइए, क्या होगा? ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगें होती क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें क्या होता है कि तरंग की गति की जो दिशा होती है समानांतर यानी कि पैरेलल होती है। वहीं पे अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव, इसमें तरंग की गति की दिशा जो होती है ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है, और इसमें क्रेस्ट बनता है, गर्त भी बनता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शन केवल अनुदैर्घ्य। जो माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, नेचर होती है, ये केवल अनुदैर्घ्य यानी कि केवल ओनली लॉन्गिट्यूडनल होती है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? बताइए, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, पूछा गया है केमिस्ट्री में, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम हैं। सोमेटोट्रोपिन नहीं है, ये एक हार्मोन होता है। अच्छा, ये एक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है, जो कि हमें जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये बायोलॉजी के अंदर आता है और ये पीयूष ग्रंथि ये सबसे निकलता है, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानना नहीं है। तो ये नहीं है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर, सॉरी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमेटोट्रोपिन ये एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। एंजाइम के बारे में आपको बता भी दी, ये तीनों एंजाइम हैं, और आपको पता ही है एमाइलेज क्या करता है और पेप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये सब बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन?
इंटरनल रिफ्लेक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कौन सा नहीं है और ये होता क्या है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम जैसे कि कांच, पानी से विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम जैसे कि हवा में जाती है और उसका आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है, तो किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय पूरी तरह से सघन माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, अब इसी कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन सा ये जो है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला चीज़ कि रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा यानी कि मिरेज बनता है डिजर्ट में, ये किससे बनता है, तो इसका कारण भी यही है। हीरे की जो चमकना है, क्यों, इसका कारण भी यही है कि हीरे का अपवर्तनांक जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसका भी कारण वही है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कैलेडोस्कोप में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पर नहीं किया जाता पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं किया जाता है, किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग कैंडिडेट मैं देखता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन गलती करते हैं, अच्छे को क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हड़बड़ाहट में आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। यहाँ भले ही आप अगर 25 में 20 प्लस ले ला रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी और भी प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है आपको। ये नहीं कि आज आपके अच्छे नंबर आ गए तो अगले दिन से एक कंसिस्टेंसी आपको बना कर रखनी है। ठीक है, बाकी इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं आपको तैयारी करा रहे हैं, करिए, कहीं से भी तैयारी करने से मतलब है। ठीक है, जहाँ पर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला भी आपको पूछा गया है, CaSO4 × 1/2H2O। पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन, फॉर्मूला से भी आपको। देखिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज आपको पता है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, खिलौने बनाने के लिए किया जाता है और यहाँ पर भवन निर्माण सामग्री इस समय भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस में नहीं किया जाता है, तो खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए नहीं किया जाता है। ये खाया थोड़ी ना जाता है, खाने वाला पदार्थ थोड़ी ना है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होती है ये क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, इसकी जो है क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर समान रहती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है, क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज होती है। अर्धचालक के बारे में आप जानते ही हैं, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी विमा दाब के विमा के समान है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। विकृति, प्रतिबल, कार्य या फिर बल, फोर्स, बताइएगा किसकी विमा जो है दाब यानी कि प्रेशर की विमा के समान है। अच्छा, दोनों समान है, मतलब दाब का जो विमा होगा वो वही विमा इसका भी होगा। किसका होगा, विकृति का नहीं होगा, स्ट्रेस का होगा, प्रतिबल का होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए अगर दिया है कि विमा जो है दाब का विमा ये प्रतिबल के विमा के समान है, मैंने आपको बताया। अब इसका बीमा आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पर दे दे और पूछे कि ये किसके बीमा के समान है, मतलब दोनों सेम ही है। अब देखिए अगर इस दोनों सेम है तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, जैसे कि दाब जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स बाई एरिया, तो इसका भी होगा फोर्स बाई एरिया और इसका जो बीमा बनेगा वो mL/T² ही होगा। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो mL/-1 T/-2 यही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसका बीमा और इसके बीमा सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, स्ट्रेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जल की कठोरता का मापन, जल की हार्डनेस, वाटर हार्डनेस, ये किसके पदों में किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है, पूछा है। जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है, तो ये है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बहुत सारे चीज़ मैंने आपको पहले बताया है। अच्छा, कठोरता जो होता है, जैसे कि ये हार्डनेस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस।
हार्डनेस, ठीक है। और इसमें देखिए अगर जो अस्थायी कठोरता होता है टेम्पोररी हार्डनेस में, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम इसके बायोकार्बोनेट के कारण होता है। वहीं पे जो अस्थायी कठोरता होता है परमानेंट हार्डनेस, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण ये होता है अस्थायी कठोरता, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आसान भी है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, और पिछले वीडियो में ही आपको बहुत सारी जानकारी प्रकाश की प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में दी है, ठीक है। जाके देखिएगा, पहले जो भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं सब देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए लास्ट समय में ज़्यादा समय बचेगा नहीं। और अभी भी है, वैसे ज़्यादा समय है नहीं, 1 महीना लगभग आपका समय है। कुछ हो सकता है 5-10 दिन ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज होता है? एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। सही टिक लगाइए इस पर, क्या होगा? तो बीटा जो पार्टिकल होता है, बीटा कण, इस पर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव किस पर होता है? तो अल्फा कण पर होता है। एक्सरे पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। गामा रेज भी पर भी कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगला चीज़ देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर प्रकार के लेवल लेकर चल रहे हैं। जहाँ पे भी कोई दिक्कत होता है आप कमेंट में बताइए, हम अगले प्रैक्टिस सेट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है? सदिश अदिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जी हाँ, आपका पूछा जाता है। नहीं विश्वास हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जाइए डाउनलोड कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। बताइएगा कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है, ऑप्शन थोड़े अजीब टाइप से दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है केवल बी, केवल ए और बी, केवल बी और डी, और ये सभी, ऑल ऑफ दिस। और ये आपका दिया है जैसे कि द्रव्यमान, वजन, शक्ति, वेग। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी सदिश और कौन सी अदिश है। अब यहाँ पर सदिश पूछा है, तो यहाँ पर केवल देखिए वेट जो हो गया और वेलोसिटी हो गया, ये दो चीज़ें इसमें सदिश है, यानी कि वेक्टर है। और यहाँ पर द्रव्यमान और जो शक्ति है ये स्केलर है। राइट आंसर बी और डी हो जाएगा, वेट और वेलोसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर स्केलर के बारे में आपने 9th से ही पढ़ा है, तो कुछ बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन अगर बता दे तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, और सदिश में परिमाण और दिशा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। बाकी इसके बारे में आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, चाहे जहाँ से भी आपको इसके बारे में अपने से भी कुछ एफर्ट आपको करना है। पीडीएफ आपको पढ़ना है, पीडीएफ में ऑफलाइन आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी सारे सिलेबस को एक कंबाइन करके पीडीएफ बनाया गया है, तो कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसमें। देखा जाए तो सारा क्वेश्चन आपको लोग को प्रीवियस ईयर के न्यू पैटर्न आधारित जो भी सिलेबस के हैं क्वेश्चन आपके उसमें दिए गए हैं। बिल्कुल आपको लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहे आप हमारे चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आपको जाना है, रिडायरेक्ट किया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर। वहाँ पर आपको हमारी टीम पेमेंट करने के बाद तुरंत से ये पीडीएफ आपको ऑटोमेटिक भेज देगी। बार बार ये पूछना नहीं पड़ेगा कि कब भेजेगी कब भेजेगी, तुरंत पेमेंट के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। प्राइस 89 है। बाकी अगर पैसे नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत से परेशानियाँ भी होती है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ पर आप देखिए। हर जो चैनल आपको करा रहा है, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से आप पढ़िए। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय है नहीं। एंट्रेंस निकाला बहुत ज़्यादा टफ हो गया पहले से, पहले के मुकाबले कहाँ कट ऑफ जाते थे, अब कट ऑफ कितना जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा तैयारी करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने से आपको कुछ ना कुछ करना होगा, तब जाके आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाओगे। 150 नंबर में आपको टारगेट लेके चलना है कि 70+ आपको कुछ किसी भी हर हाल में आपको करना होगा, ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। और जिनका करेक्शन करने का डेट आएगा उसके बारे में भी बताऊँगा कि कब आपको करेक्शन करना है, क्या करना है। गलतियाँ हो गई है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तैयारी करो, तैयारी में लगे रहो, उसका तैयारी मतलब उसका टेंशन छोड़ दो। बाकी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।